इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम ऐसी मेहमान से आपको रूबरू करा रहे हैं जो साहित्य क्षेत्र से जुड़ी है। इस कड़ी में हम साहित्य चर्चा करेंगे ऐसी कवयित्री से जो हमारे बीच झालावाड़ से पधारी है। इनके लेखन के बारे में हम इनसे जानेंगे, साथ ही किन किन विधाओं में इन्होंने अपनी काव्य रचना की, इसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं झालावाड़ से पधारी रानी रावल जी से। रानी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर जी, कि आपने हमें आमंत्रित किया आपके चैनल पे। रानी जी, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कीमती समय हमें दिया और झालावाड़ से हमारे बीच आप पहुंची। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को देंगी। बताइए आपका जीवन परिचय, आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? मैं रानी रावल झालावाड़ से हूँ और मेरा जन्म खेराबाद रामगंज मंडी जिला कोटा में हुआ और वहीं से मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। मेरे पिताजी उदयलाल जी, माताजी इंदिरा देवी खेराबाद से हैं और विवाह झालावाड़ हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल मैं झालावाड़ रहती हूँ। मेरे पति लक्ष्मण जी रावल जो कि एक अच्छे सिंगर हैं। ये मेरा परिचय। रानी जी, जो काव्य के बीज आप में कब से पड़े? काव्य में जब कक्षा 6 में अध्ययनरत थी तब मेरी मम्मी जो थे वो हमें खुद लिख के बोलते थे कि ये आप विद्यालय में बोलिए जी। तो तभी से जब कभी वो व्यस्त रहते और हम बोलते कि आप हमें कुछ लिखो लिखो तो वो हमसे बोलते कि आप भी लिख सकते हो जी। तब हम भी कोशिश करते कि हम लिख सकते हैं। तो कक्षा 6 से विद्यालय में जो भी प्रोग्राम होते थे तो उन्हें हम स्वयं लिख के और स्वयं ही विद्यालय में उनको बोला करते थे। हमारी स्वयं की रचनाओं को हम विद्यालय में प्रस्तुत करते। घर में ऐसा माहौल था कि साहित्य माहौल रहा हो दूर दूर तक? वैसे देखूं तो मुझसे पहले हमारे परिवार में कोई आगे पढ़ाई नहीं है। जी। पढ़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाया तो वो मैंने ही। वैसे मुझसे भी बोल दिया गया था कि चलो ठीक है अब पढ़ लिए बस, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। तो हमारे मम्मी पापा ने साथ दिया कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो तब तक आप पढ़ सकते हो। 12th पास करने के बाद मैंने पास के विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया और वहीं से पढ़ाना भी और पढ़ना भी। तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म डाला, वैसे ही खुद से पढ़ती गई पढ़ाती गई और धीरे धीरे एमए बीएड कंप्लीट कर लिया अपना। और उसके बाद लिखने का शौक था और लिखना मैंने प्रारंभ किया। रानी जी, आप बता रही कि कक्षा 6 से ही एक काव्य लेखन आपने प्रारंभ कर दिया था। ये फला फूला कब, यानी जब आप बड़े कवियों के बीच में या साहित्यकारों के टोली के बीच में रही हों, तो ये कब से फलना शुरू हुआ है? ये जैसे मैं लिखती तो थी और लिखते लिखते एक दिन मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट थे वो अक्सर रामगंज मंडी एक्सप्रेस के नाम से एक चैनल है, वहां की पोस्ट उनके स्टेटस पे मैं देखा करती थी। तब मैंने उनसे बोला कि आप मेरी भी रचना दो बेटा जो आप इस चैनल पे आए। तब उन्होंने मेरी एक रचना वहां पे दी, लिखे विधाता लेख जी। तो उन्होंने पहली बार मेरी रचना चैनल पे उनके प्रसारित की। तब मैंने देखा कि सबने उसे अच्छा मुझे प्रोत्साहित किया कि ये बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा फिर लिखते हैं। तो शाहिद गोलू जो है वो मेरा स्टूडेंट रहा, उसने
जाकिर हुसैन दो भाई हैं, उनका जो चैनल है उन्होंने मेरी पहली रचना की। और जब मैं रचनाएं लिखती तो मेरे जो कांटेक्ट में है, मेरे सभी मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी उसे अपने स्टेटस पे लगाते। तो एक कपिल मेरा भाई है, कपिल रावल, जी खेराबाद में, वो उसने जब स्टेटस लगाया तब उनके किसी मित्र ने उनकी माताजी को बताया, मधु मनमोजी के नाम से वो भी रचनाएं करते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो उन्होंने उस रचना को देख के मुझसे बात करना चाहा। जब हमारी बात हुई तब उन्होंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद रामगंज मंडी से मुझे जोड़ा। जी और तभी से मैं आगे से आगे हमारी अच्छे से अच्छी जगह पे मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हुई। चेतन जी शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिल्कुल जहां वो जाते मुझे सभी से परिचित करवाते। प्रतिमा दीदी, प्रतिमा पुलक जी जो है वो मुझे अपने साथ ले जाते, सभी साहित्यकारों से मुलाकात करवाते। और धीरे धीरे मेरी सबसे मुलाकात हुई, कवि सम्मेलनों में हम जाने लगे, काव्य गोष्ठियों में हम जाने लगे। ऐसे करके धीरे धीरे ये साहित्य का दौर आगे बढ़ता रहा। जी। रानी जी, साहित्य लेखन जो विधा है उसमें ऐसा माना जाता है कि एक साहित्य गुरु भी होता है। तो आपने भी किसी गुरु को चुना ताकि कुछ रचनाएं आपने लिखी हो वो दुरुस्त की हो? मैंने जैसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद रामगंज मंडी से मैं जुड़ी, वहां पे अंजनी कुमार जी शर्मा, जी वैसे तो सब मेरी रचनाओं की तारीफ करते, तो यूं मानते जैसे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे और अपन चढ़ते जा रहे, ऐसा माना जाता है। तो वो शख्स ऐसे थे, उनके अंदर ये गुण अच्छा है कि मैं उनको प्रणाम करती हूँ और मैं दिल से गुरु भी मानती हूँ जी कि वो मुझे सबके सामने नहीं कुछ कहते, वो मैं अभी बता रही हूँ सबको, जी पर वो मुझे पर्सनली बताते कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। तो मुझे अच्छा लगता, मैं बुरा नहीं मानती उस बात का, और मैं उससे उनसे कुछ सीखती कि हाँ मुझ में ये गलती है तो मैं उसे सुधारूं। जी और एक महेश जी भी है भैया, वो भी मुझे सिखाते हैं कुछ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो वो भी जी मुझे बताते हैं। वो भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद रामगंज मंडी से ही मुझे मिले। तो ये दोनों गुरु मानू या जो मानू, मैं इनसे सीखती हूँ। रानी जी, आप का जो लेखन आपने कई मंचों से सरस्वती वंदना भी काफी अच्छी लिखी। तो हम्म। कोई जो भी आपको आपकी पसंद की कोई रचना दर्शकों को सुनाए? मैं सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करती हूँ, क्योंकि मैंने लेखन में ज्यादा ध्यान अगर किसी पे दिया है तो वो माँ सरस्वती की वंदनाएं ही है। जी मैं घर पे जहाँ अध्ययन करती हूँ, तो मेरी टेबल कुर्सी के जस्ट सामने मेरे पास माँ शारदे की तस्वीर रखी है। जी तो मैं उस शुरुआत करने से पहले उन्हीं का वंदन करती हूँ, और बिल्कुल। उन्हीं पर ही मैंने वंदनाएं लिखी है। 15 सरस्वती वंदनाएं अभी मेरे पास लिखी हुई है। जी और एक सरस्वती वंदना है जो कि मैंने बालिकाओं को समर्पित की है। तो वही वंदना मैं आज बिल्कुल सुनाए। आप सभी को सुनाती हूँ। हर बेटी अपने माता पिता की रानी बेटी होती है, और हर बेटा अपने माता पिता मम्मी का राजा बेटा होता है। जी तो उसी आधार पे मैंने रानी बेटी जो होती है उसके ऊपर एक सरस्वती वंदना लिखी है। बिल्कुल सुनाई। वंदन करे आपकी बिटिया रानी, सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी। वंदन करे आपकी बिटिया रानी, सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी। धारण धवल वस्त्र करती हो माँ, दुनिया के संकट हरती हो माँ। धारण धवल वस्त्र करती हो माँ, दुनिया के संकट हरती हो माँ। दे देना हमको भी कोई निशानी, सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी। वंदन करे आपकी बिटिया रानी, सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी। वीणा के स्वर तीनों लोकों में बाजे,
स्वर्णिम मुकुट माँ के सर पर बिराजे, वीणा के स्वर तीनों लोकों में बाजे। स्वर्णिम मुकुट माँ के सर पर बिराजे, हंस सवारी करो महारानी। सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी, वंदन करे आपकी बिटिया रानी। सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी, चरणों में बैठी तेरी दास हूँ मैं, दूर नहीं माँ तेरे पास हूँ मैं। चरणों में बैठी तेरी दास हूँ मैं, दूर नहीं माँ तेरे पास हूँ मैं। जानेगी दुनिया वो रीत पुरानी, सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी, वंदन करे आपकी बिटिया रानी। सुन लो माँ सुन लो ये मेरी जुबानी। बहुत सुंदर रानी जी, बहुत अच्छी। वास्तव में सरस्वती वंदना आपने जो सुनाई वो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। रानी जी, सबसे पहली कविता आपने कब लिखी जिससे आपको आपकी मतलब अपनी ऊंचाई आपको नजर आई? मैंने जब आए दिन ये से केस देखते हैं अपन, नाबालिगों के साथ गलत होता है, तो उस पर मैंने जब से लिखना शुरू किया तब से एक रचना लिखे विधाता लेख मैंने बोला था, वो मैंने दी। तब से उस रचना को ऊंचाई मिली और उसके पीछे पीछे मेरे सारे रचनाएं उसके पीछे चली। जी रानी जी, किन किन विधाओं में आपने अपना सृजन किया, जैसे कोई गजल या कोई अन्य? मैंने कविताएं लिखी, गीत लिखे, गजल लिखे, भजन लिखे और आलेख, लघु कथा, कहानी, इन सब तरीके की रचनाएं हमारी रचनाओं में सम्मिलित है। जी, आप बता रही हैं कि आपने जब पहली रचना जिसने आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो उसकी चंद लाइनें हो सुनाए। जी, पहली रचना जो मेरी लिखे विधाता लेख, उसमें यूं मानो कि मैंने ईश्वर से थोड़ा ये बोला है कि अच्छा नहीं किया आपने ऐसा भाग्य लिख के बेटी का, तो थोड़ा नाराजगी ईश्वर से हमने जताई है उसमें। जी, जैसे सुना है सबकी किस्मत को वो स्वयं विधाता लिखते हैं, सुना है सबकी किस्मत को वो स्वयं विधाता लिखते हैं, उन मासूम बच्चियों की किस्मत ऐसी क्यों लिखते हैं, उन मासूम बच्चियों की किस्मत ऐसी क्यों लिखते हो। जब कलम हाथ में ली होगी कुछ तो मन में सोचा होगा, ना सोचा था ऊपर वाले ऐसा भी भाग्य लिखा होगा। जब कलम हाथ में ली होगी कुछ तो मन में सोचा होगा, ना सोचा था ऊपर वाले ऐसा भी भाग्य लिखा होगा। जब कन्या भ्रूण में मर जाए ये बात हमें मंजूर नहीं, जब कन्या भ्रूण में मर जाए ये बात हमें मंजूर नहीं, कुकर्मी को सही सजा मिले ऐसा तो बना दस्तूर नहीं, कुकर्मी को सही सजा मिले ऐसा तो बना दस्तूर नहीं। गर भाग्य लिखो मुझ बेटी का, गर भाग्य लिखो मुझ बेटी का इतनी सी कृपा मैं चाहूं, गर भाग्य लिखो मुझ बेटी का इतनी सी कृपा मैं चाहूं, ना जन्म मिले अबला का मुझे चाहे मैं भ्रूण में मर जाऊं, चाहे मैं भ्रूण में मर जाऊं। बहुत सुंदर। ये पहली कविता थी आपकी जिसने आपको ऊंचाइयों जो प्रकाशित हुई सर्वप्रथम, ये मेरी पहली रचना है। रानी जी, आप बता रही हैं कि मैंने गजलें लिखी, लेख लिखे, लघु कथाएं लिखी, तो जब ये कभी पत्र पत्रिकाओं में या किसी चैनल में जब प्रकाशन या प्रकाशित होती, तब कैसा लगा था आपको प्रथम बार? मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे सभी ने मुझे बोला ना कि बहुत अच्छा है, तब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। और जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें मैं आज दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, और वो ही है जिनकी वजह से मैं आगे से आगे रचना कर पाती हूँ। जी रानी जी,
आप बता रही हैं कि जब लिखना प्रारंभ किया धीरे धीरे आपको सहयोगी मिलते रहे और काव्य गोष्ठियों तक आप पहुंची, जी। साहित्य मंचन तक आप हम्म। पहुंची। तब जब प्रथम बार लेखनी अपनी होती है वो एक दबके पड़ी रहती है। जब मंच के पे कई साहित्यकारों की टोलियों के बीच आपकी रचनाएं पहुंचती है तो कहाँ कहाँ तो आपने काव्य गोष्ठियों में भाग लिया, और जब लिया तो कैसा उन लोगों के बीच, क्योंकि सब सीनियर्स होते हैं, हाँ तो हाँ कैसा बिल्कुल। एक अनुभव था आपका उस समय? जब मैं विद्यालय में अध्ययन करती थी तब मैं विद्यालय में मुझे कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। पहली बार तो होता है, पहली बार डर सबको होता है। पहली बार जब मंच पे चढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि झट से कब अपनी रचना पूरी हो जाए। या विद्यालयों में जब आयोजन होते थे तो वहाँ जो संचालन करते थे हमारे अध्यापक, वो पहले से बोलते थे कि इसके बाद इसका नंबर आने वाला है। जी तो बस एक अंदर से ऐसा डर होता है कि अब अपना नंबर आएगा, वो दिल की धड़कनें तेज हो जाना। जी फिर मंच पे जाके झट से बगैर सांस लिए अपनी रचना पूरी करके स्थान ग्रहण कर लेना, जैसे गंगा जी ना के आगे हो। उसके बाद से काफी समय बाद मुझे जब मंच पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, वो मेरे पति का सहयोग था कि मैं मंच पे चढ़ी। जी वो सिंगर है, वो भजन गायक है, उन्हें मंच पे अक्सर जाने होता है। तो खैराबाद में जब गणपति विसर्जन से पहले एक दिन पहले वहां पे प्रोग्राम था, साल भर पहले, जी तब उन्होंने बोला कि आपका ही गांव है, यहाँ काय का डर है, आपको एक रचना यहाँ पे प्रस्तुत करनी है। तब मैंने वहां पे एक रचना प्रस्तुत की। तब मेरा थोड़ा सा गला भर गया था, क्योंकि पहली बार जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना, इतने लोगों की भीड़ में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो उस वक्त थोड़ा ऐसा लगा। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ हरिश्चंद्र लाइब्रेरी है जी झालावाड़ में, राजकीय, वहां पे हमारे कैलाश जी राव साहब हैं। वैसे लगने में वो हमारे चाचा ससुर जी लगते हैं, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं कि जी तू मेरी बेटी है बेटा। तो आगे से आगे वो मुझे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे से आगे वो मेरे डर को समाप्त करते यूं मानो। तो उसी वक्त उस लाइब्रेरी में ही मेरा सारा डर खत्म हो गया। जी आप बता दी थी कि अ, जैसे आप अंता में भी आपने हाँ, साझा अंता, किया, अंता में किया। और जैसे रामगंज मंडी में भी आप जो साहित्य जो संगोष्ठियां होती है उसमें आपने शामिल हुआ, तो वहाँ जैसे वरिष्ठ साहित्यकार रचनाकार मिलते हैं, तो कैसा उनसे कुछ सीख मिली आपको? जी बिल्कुल, उनसे सीख मिलती है। वो जो हम में जो कमियां होती है, हम छोटे होते हैं, और जब बड़ों से सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी अपने में इस तरह का सुधार करना चाहिए। जी अच्छे, जैसे अंता में हम गए, वहां पे हमने देखा, तो उस वक्त मेरे पास हाड़ोती की एक भी रचना नहीं थी, और वहां पे हाड़ोती का ही पूरा ये था। तब हमने हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की अपनी, लेकिन वहां से आने के बाद मैंने हाड़ोती में रचनाएं लिखी है, जो जी मेरी माताजी ने बचपन में हमें लिखाई थी। उसमें कुछ बदलाव करके उसको हमने पूरा किया। तो हाड़ोती में भी रचना करना मैंने अंता के वहां के कवि सम्मेलन से सीखा। जी और अब आगे जैसे जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। और जी आप साहित्य संगोष्ठियों में भी जाती है, तो कहीं कोई आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई आपको पुरस्कार मिले हों, दर्शकों को साझा करें? मुझे जैसे साहित्य सचेतना मंच से अक्सर हमें पुरस्कार मिलते रहते हैं। जी जी और पहली जो मुझे पुरस्कार मिला वो गिरधारी लाल मालव जी के स्मृति में हम गए। अंता वहां में। अंता में जो हमने वहां पे काव्य जो सृजन किया था वो वहां पे प्रस्तुत किया, तब मुझे पहली बार वहां से मिला। तब मुझे वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद छोटे मोटे हमारे जो काव्य गोष्ठी होती है वहां से स्मृति प्रमाण पत्र और ये सब मिलते हैं, तो अच्छा लगता है सर। जी जाते जाते कोई कविता हो आपके पास, सुना के जाए दर्शकों को। ठीक है सर, एक गीत हाँ गीत ये बता सुना, सकते हैं। हाँ ये सुनाया। ये होली पर्व है अपना, इसे हंस कर मनाना है। बुरा ना मानना, होली है ऐसे कहते जाना है। ढोल दो रंग की गागर उसी इंसान के ऊपर,
एलर्जी हो जिसे रंग से उसे ही रंग लगाना है। वाह। एलर्जी हो जिसे रंग से उसे ही रंग लगाना है। ये मैंने 4 पंक्तियां होली के जी। पर्व पे लिखी थी। एक गीत मैंने लिखा था, जैसे हमारा शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बिल्कुल। लेकिन अहंकारवश प्राणी भूल जाता है कि मुझे मिट्टी में भी मिलना है एक दिन। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, जी। वो मैं आज साझा करती हूँ सभी से। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छा लगे। मिट्टी का पुतला है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का पुतला है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। आना जाना लगा है जग में, कोई भी ना टिक पाया। देव हो या दानव हो, सभी ने यहाँ पर दुख पाया। अहंकार के मोती चुग कर फिर पीछे पछताएगा। अहंकार के मोती चुग कर फिर पीछे पछताएगा। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। लाभ और हानि में अपना क्यों जीवन बर्बाद करे। कर्मों के व्यापार का तो बस एक प्रभु ही हिसाब करे। उनके ही खाते में अब से नाम तेरा जुड़ जाएगा। उनके ही खाते में अब से नाम तेरा जुड़ जाएगा। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। मकड़ी का एक जाल है जीवन, निकलना मुश्किल हो जाता। संकट में हम देखे तो जो खास है वो पीछे जाता। मोह माया में फंसकर एक दिन तिल तिल यूं मर जाएगा। मोह माया में फंसकर एक दिन तिल तिल यूं मर जाएगा। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। कर्मों का ही खेल है सारा, कर्म ही संग जाएगा। बहुत सुंदर। ये थी हमारे साथ इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट, झालावाड़ से पधारी रानी रावल जी। रानी रावल जी का जो लेखन यानी इनकी काव्य विधा है वो बहुत उत्कृष्ट है, और इनका मानना है कि इनकी जो काव्य रचनाओं की एक पुस्तक जल्दी ही पाठकों के बीच में होगी, और निरंतर ये काव्य गोष्ठियों में जाती रहती हैं और अपना लेखन आगे बढ़ाती रही। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट थी ये। अगले हफ्ते हम एक नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार। धन्यवाद।